अच्छा जी, अब जो है नेक्स्ट कंजेनिटल डिसऑर्डर है लैरिंजियोमैलिशिया। ठीक है, लैरिंजियोमैलिशिया का मतलब ही यही होता है, वैसे ये नाम जो है ये इस अंडरलाइन कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। लैरिंजियो मीन्स लैरिंग्स और मलेशिया मीन्स सॉफ्टनिंग। तो ओवर सॉफ्ट, ओवर कंप्लाइंट, लेस टोन हो जाए लैरिंग्स की तो उसको हम कहेंगे लैरिंजियोमैलिशिया। तो इसमें पहली बात आपने याद रखनी है कि लैरिंजियोमैलिशिया मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है लैरिंग्स की। ठीक है, लैरिंग्स की जो मोस्ट कॉमन कंजेनिटल एनॉमली वो लैरिंजियोमैलिशिया है। दूसरी बात ये याद रखें कि स्ट्राइडर की भी मोस्ट कॉमन वजह लेस देन 2 ईयर्स वाले एज वाले बच्चों में, 2 साल से कम वालों में स्ट्राइडर की मोस्ट कॉमन वजह यही होती है, लैरिंजियोमैलिशिया। और ये दोनों MCQ पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है लैरिंजियोमैलिशिया में? एक्चुअली ओवर कंप्लाइंट या सॉफ्ट अपर पार्ट ऑफ द लैरिंग्स हो जाता है इसमें। ठीक है, अब ये जो अपर पार्ट है ना लैरिंग्स का, सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट सॉफ्ट हो जाता है बर्थ से। तो जब भी बच्चा फोर्सफुली ब्रीथ करेगा, इंस्पायर करेगा, तो वो अंदर चला जाएगा, इतना सॉफ्ट है लैरिंग्स यूँ अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। अब ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन बच्चे में जो है स्ट्राइडर करवा रही है, और इसको कह रहे हैं लैरिंजियोमैलिशिया। ठीक है, लैरिंग्स के हमें पता है 3 हिस्से होते हैं। ग्लोटिस, ऊपर वाला जो है सुप्राग्लोटिक होता है, और नीचे वाला सब ग्लोटिस। तो सुप्राग्लोटिस याद रखिए इसमें ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो वो एक्चुअली कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज को हमेशा स्टिफ होना चाहिए। अब बच्चों में जिनको लैरिंजियोमैलिशिया है तो उनका लैरिंजियोमैलिशिया एक्चुअली ये मैच्योरेशनल डिले है, ये प्रॉब्लम नहीं है। जो उनका ऊपर वाला हिस्सा है लैरिंग्स का वो बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। तो जब भी बच्चा जो है पर्टिकुलर पोजीशन में लाई करेगा, या फिर जब बच्चा रोएगा, या जब भी उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, तो ये उसका लूज्ड लैरिंग्स जो है अंदर चला जाएगा और पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बच्चे को स्ट्राइडर होगा। ठीक है, अब इसका कैरेक्टर कभी कभार सिवियर हो जाएगा स्ट्राइडर का, कभी कभार कम होगा, तो इसको हम कहते हैं एपिसोडिक या इंटरमिटेंट स्ट्राइडर। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे की एज एडवांस होगी तो उसका ये स्ट्राइडर इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अंडरलाइन टोन जो है लैरिंग्स की बच्चे की फिर वो इम्प्रूव हो जाती है। और याद रखें मोर देन 90% बच्चे जो इसमें बिल्कुल ठीक हो जाते हैं बाय 18 मंथ टू 2 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लैरिंजियोमैलिशिया। तो ये इसकी पूरी मैंने आपको पैथोलॉजी समझाई। मोस्ट कॉमनली जो है ये अफेक्ट करती है किस हिस्से को? लैरिंग्स के सुप्राग्लोटिस। याद रखिए सुप्राग्लोटिस लैरिंग्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगी अबव द ग्लोटिस। अच्छा, सुप्राग्लोटिस में जो पार्ट्स ज़्यादा अफेक्ट होते हैं इसमें वो अपने याद रखने हैं। मोस्टली इसमें एपिग्लोटिस अफेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा ये एरिटिनोइड्स को अफेक्ट करता है। तीसरा जो है ये एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। ठीक है, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड को अफेक्ट करता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर है, एपिग्लोटिस, एरिटिनोइड, एरी एपिग्लोटिक फोल्ड। तो ये स्ट्रक्चर सुप्राग्लोटिस में होंगे। रेयरली है कि ये सब ग्लोटिक में हो लैरिंजियोमैलिशिया, ज़्यादातर सुप्राग्लोटिस में इनमें होता है। ठीक है, तो अब क्लिनिकल हॉलमार्क क्या होगा बच्चे को? इसमें क्लिनिकल हॉलमार्क जो है लैरिंजियोमैलिशिया का कि बच्चे को इंटरमिटेंट, याद रखिए इंटरमिटेंट स्ट्राइडर होगा। ठीक है, इंटरमिटेंट या एपिसोडिक। ज़्यादा वर्ष तब होगा जब बच्चा रोएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, या बच्चा अगर सुपाइन में होगा। डिक्रीज होगा या सही हो जाएगा जब बच्चा काम होगा या प्रोन पोजीशन में होगा। ठीक है, तो ये क्लिनिकल हॉलमार्क्स हो गए। अब कुछ जो पेशेंट्स हैं उनको एसोसिएटेड डिस्फेजिया भी होता है इसमें, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होता जितने कि इसमें रेस्पिरेटरी सिम्टम है। अच्छा, डिस्फेजिया की वजह यह है कि लैरिंग्स और ईसोफेगस एक्चुअली सेम स्ट्रक्चर से ही आ रहे हैं फीटल लाइफ में, तो इसीलिए तो उसमें टोन वगैरह शेयर होती है। लैरिंग्स में टोन कम है, कॉरस्पॉन्डिंग जो ईसोफेगस है तो उसमें भी थोड़ा बहुत मोटिलिटी प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए कुछ बच्चों को साथ में डिस्फेजिया भी होता है। ठीक है, लेकिन ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होगा। मेनली लैरिंजियोमैलिशिया में इंटरमिटेंट एपिसोडिक स्ट्राइडर होता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? याद रखिए लैरिंजोस्कोपी। हम बच्चे की लैरिंजोस्कोपी करेंगे और इसमें हमें एक क्लासिक फाइंडिंग मिलती है जिसको हम कहते हैं ओमेगा एपिग्लोटिस। ओमेगा या ओमेगा शेप्ड एपिग्लोटिस। ओमेगा इस तरह होता है, इस तरह, तो एपिग्लोटिस की शेप बिल्कुल इस तरह से हो जाएगी, ओमेगा एपिग्लोटिस। इसमें डायग्नोस्टिक हमें मिलता है लैरिंजोस्कोपी पे। ट्रीटमेंट हमें क्या देना है बच्चों में? ज़्यादातर हमें रीएश्योरेंस, ठीक है, पेरेंट्स की रीएश्योरेंस, ऑब्जर्वेशन। रीएश्योरेंस इसलिए क्योंकि मोर देन 90% पेशेंट्स जो हैं 18 to 24 मंथ्स में ही बच्चा जो है इम्प्रूव हो जाता है 90% केसेस में। ठीक है, लेकिन अगर ये सिवियर है
या फिर अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर रही है तो फिर हम सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं, जिसमें प्रोसीजर ऑफ चॉइस जो है वो है सुप्राग्लैटोप्लास्टी। सुप्राग्लैक्टोप्लास्टी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लिखा हुआ है सुप्राग्लोटोप्लास्टी। यहाँ पर देखें, यह है ओमेगा एपिग्लोटिस, ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल लगता है ओमेगा की तरह एपिग्लोटिस, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ये ओमेगा की तरह लग रहा है, तो ये ओमेगा एपिग्लोटिस है। इस तरह की अगर पिक्चर मिल रही है, हिस्ट्री है, यंग बच्चा है, इंटरमीडिएट स्टाइडर है, फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ में ऑनसेट हुआ है और 4-6 मंथ में उसको मैक्सिमम हो जाता है, तो हम उसको क्या एडवाइस कहेंगे, वेट एंड वॉच का कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कंजेनिटल है, ये खुद ही जो है सबसाइड कर सकता है। नहीं कर रहा तो फिर मैंने आपको सर्जिकल इंटरवेंशन बताई, सुप्राग्लोटोप्लास्टी। दैट्स इट। तो ये कंप्लीट हुआ लेरिंजोमलेशिया।